नमस्कार एस्पिरेंट्स। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आज के इस विशेष आर्थिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो न केवल आपके एग्जाम के नज़रिए से बेहद अहम है, बल्कि ये हर आम इंसान की रोज़मर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। वो विषय है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। आज के सेशन में हम इसके पूरे मैकेनिज्म और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके गहरे प्रभावों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। अब देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और उसके मुकाबले हमारी आय स्थिर है। ऐसे में हमारा मध्यम वर्ग एक मूक संकट यानी साइलेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है। कागज पर तो सैलरी बढ़ रही होती है, लेकिन असल में हमारी संपत्ति सिकुड़ रही है। सच कहूं तो यही महंगाई की असली ताकत है। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इसके अर्थ और परिभाषा से, फिर हम महंगाई के प्रमुख प्रकार देखेंगे, इसके कारण और प्रेरक तत्वों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे मापा कैसे जाता है, खासकर सीपीआई बनाम डब्ल्यूपीआई। फिर इसके आर्थिक प्रभावों की बात होगी और अंत में हम आरबीआई की भूमिका को समझते हुए पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। भाग 1, महंगाई का अर्थ और परिभाषा। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अर्थशास्त्र की दुनिया में ये तंत्र काम कैसे करता है। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक नींबू पानी का स्टॉल है, जहां एक कप की कीमत $1 है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, आपको पता है नींबू की डिमांड बढ़ जाती है और वो महंगे हो जाते हैं। अब उस दुकानदार को अपना बिजनेस चलाने के लिए उसी नींबू पानी की कीमत बढ़ाकर $1.25 करनी पड़ती है। सीधा सा लॉजिक है, जब कच्चे माल की लागत बढ़ती है तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। तो अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन सिर्फ चीज़ों का महंगा होना नहीं है। अर्थशास्त्र में जब सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे महंगाई कहते हैं। इसका सीधा असर क्या होता है? हमारी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर गिर जाती है। कल आप ₹100 में जितना सामान खरीद सकते थे, आज आप उतना नहीं खरीद पाएंगे। और हाँ, इसकी ठीक उल्टी स्थिति को अपस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं, जहां कीमतों में लगातार गिरावट आने लगती है। भाग 2, महंगाई के प्रमुख प्रकार। बेसिक परिभाषा समझने के बाद आइए उन खास तरह की महंगाई पर नजर डालते हैं जो अक्सर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में सीधे पूछ ली जाती हैं। ये दोनों टर्म्स बहुत ही दिलचस्प हैं। पहले बात करते हैं श्रिंकफ्लेशन की। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी प्रोडक्ट की कीमत वही रहती है, लेकिन उसका पैकेट छोटा हो जाता है। जैसे ₹10 वाले कपड़े धोने के साबुन का वजन चुपचाप 155 ग्राम से घटाकर 135 ग्राम कर दिया जाए। यही श्रिंकफ्लेशन है। दूसरी तरफ है स्टैगफ्लेशन, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये तब होता है जब जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो, बेरोजगारी चरम पर हो और साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही हो। अब स्पीड के आधार पर भी महंगाई को बांटा जाता है। रेंगती या क्रीपिंग इन्फ्लेशन 1 से 2% की धीमी रफ्तार से बढ़ती है, जो इकोनॉमी के लिए ठीक भी मानी जाती है। फिर आती है वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जो 4 से 6% के बीच होती है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब ये हाइपर इन्फ्लेशन बन जाती है। इसमें महंगाई दर 10,000% तक पहुंच सकती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब सरकारें बिना सोचे समझे अंधाधुंध करेंसी नोट छापना शुरू कर देती हैं। भाग 3, महंगाई के कारण और प्रेरक तत्व। अब ये समझना जरूरी है कि वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कीमतों में इस आग को भड़काते हैं। कीमतों के बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से 2 ताकतें काम करती हैं। पहली है डिमांड पुल, यानी जब अर्थव्यवस्था में डिमांड अचानक सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे शादियों के सीजन में अचानक सोने की मांग बढ़ जाना। दूसरी है कॉस्ट पुश, जो तब होती है जब प्रोडक्शन की लागत ही बढ़ जाए। इसी से जुड़ा एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल जैसी आयातित चीजें महंगी होती हैं, तो हमारे देश के भीतर हर चीज की लागत अपने आप बढ़ जाती है, जिसका सीधा बोझ आम आदमी पर पड़ता है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट देखिए, इन्फ्लेशन टैक्स। कभी कभी सरकारें खुद महंगाई पैदा करती हैं। जब सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए सिर्फ नए नोट छापती है, तो बाजार में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। पैसा ज्यादा लेकिन सामान उतना ही, नतीजा कीमतें बढ़ जाती हैं।
इसे इन्फ्लेशन टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना कोई नया कानून लाए बिल्कुल एक छिपे हुए टैक्स की तरह हमारी और आपकी जेब से परचेजिंग पावर छीन लेता है। भाग 4, महंगाई को मापना, सीपीआई बनाम डब्ल्यूपीआई। अब जब कीमतें बदल रही हैं तो उन्हें मापना भी तो पड़ेगा ना। आइए देखते हैं सरकार और विश्लेषक इसके लिए किन इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे मापने के 2 सबसे प्रमुख पैमाने हैं। पहला है थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई। ये होलसेल मार्केट में बिकने वाले सामान की कीमतों को मापता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज या सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। इसके ठीक उलट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई। यह रिटेल लेवल पर हमारे और आपके द्वारा खरीदे जाने वाले सामान और सेवाओं दोनों की कीमतों को मापता है। आपको पता है, इसी सीपीआई का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना और आरबीआई की पॉलिसी बनाने में होता है। जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि महंगाई इतने प्रतिशत रही, तो वो असल में हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स को असली तस्वीर देखनी होती है, इसलिए वो कोर इन्फ्लेशन पर फोकस करते हैं। इसमें से खाने पीने और फ्यूल की उन कीमतों को हटा दिया जाता है जो रोज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और चीज बहुत आम है, स्क्यूफ्लेशन। ये एक ऐसी अजीब स्थिति है जहां मान लीजिए सब्जियों के दाम तो 15% बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बिल्कुल स्थिर हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को असल डेटा पर अप्लाई करके देखते हैं। अप्रैल 2026 के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत का सीपीआई 3.48% पर था, जो कि पूरी तरह कंट्रोल में दिख रहा था। लेकिन वहीं डब्ल्यूपीआई 8.30% पर पहुंच गया, जो 42 महीने का सबसे ऊंचा स्तर था। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था, जिसने होलसेल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की लागत को बेतहाशा बढ़ा दिया था। भाग 5, समाज पर आर्थिक प्रभाव। ये सारा डेटा, ये सारे इंडेक्स असल जिंदगी में क्या प्रभाव डालते हैं? आइए अब इसके सामाजिक और आर्थिक नतीजों को समझते हैं। महंगाई अर्थव्यवस्था में धन का एक बहुत ही क्लासिक पुनर्वितरण यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन महंगाई से हमेशा कर्जदार यानी जिसने पैसा उधार लिया है उसे फायदा होता है, और लेनदार जिसने पैसा दिया है उसे नुकसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो जो पैसा कर्जदार भविष्य में लौटाएगा उसकी असल वैल्यू आज के पैसे से काफी कम हो चुकी होगी। अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो महंगाई का नेचर बहुत ही रिग्रेसिव होता है। ये सबसे गहरी चोट निश्चित आय वाले लोगों और गरीब मजदूरों को देती है। इसके चलते मध्यम वर्ग का विवेकाधीन खर्च, यानी वो पैसा जो अपनी ज़रूरतों के अलावा खर्च करते हैं, वो कम हो जाता है, जिससे पूरी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। और हाँ, जब देश के अंदर सामान बनाने की लागत बढ़ती है तो हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में महंगे हो जाते हैं, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा यानी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी गिर जाती है। भाग 6, आरबीआई की भूमिका और सुधारात्मक उपाय। तो भाई, जब कीमतें इस तरह बेकाबू होने लगती हैं तो सिस्टम इसे कंट्रोल कैसे करता है? आइए समझते हैं। भारत में कीमतों को स्थिर रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास है। इसके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है। इनका बहुत ही स्पष्ट मैंडेट है आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सीपीआई आधारित महंगाई को 4% के लक्ष्य पर बनाए रखना। और हाँ, इसके लिए उन्हें +-2% का टॉलरेंस बैंड मिला हुआ है, यानी महंगाई 2 से 6% के बीच रहनी चाहिए। अब अगर महंगाई 6% की लिमिट पार कर जाए तो क्या होगा? तब आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। इसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप काम करता है। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट और सीआरआर बढ़ा देता है। इससे कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है। नतीजा, बैंक हमारे और आपके लिए होम लोन या कार लोन महंगे कर देते हैं। जब लोन महंगे होते हैं तो लोग खर्च कम करते हैं, जिससे बाजार में डिमांड घट जाती है और आखिरकार कीमतें नीचे आने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अर्थशास्त्र में डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। एस्पिरेंट्स, मेंस परीक्षा के लिए ये रिवीजन माइंड मैप आपके बहुत काम आने वाला है। जब आप आंसर लिखें तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। पहले कारण बताएं, जैसे डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, फिर उसके प्रकार समझाएं, मापने के तरीके सीपीआई और डब्ल्यूपीआई लिखें, समाज पर उसके प्रभाव को स्पष्ट करें और अंत में आरबीआई की नीतियों का जिक्र करते हुए समाधान दें। इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको एग्जाम में हमेशा दूसरों से बेहतर मार्क्स दिलाएगा। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहा हूं।
हमने मॉनेटरी पॉलिसी को तो समझ लिया, लेकिन आज के समय में जलवायु परिवर्तन और खराब मॉनसून की वजह से कृषि पर सीधा असर पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से इस फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये पर्यावरणीय झटके अब उच्च महंगाई को हमारी अर्थव्यवस्था का एक परमानेंट हिस्सा बना देंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस आर्थिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही विश्लेषणात्मक बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट।